आज हमारी डिस्कशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के ऊपर है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एप्लीकेबल 1881 से एप्लीकेबल, और उसके बाद इंडो पाक की डिवीजन ऑनवर्ड, उसके बाद आज तक एज इट इज वैसे ही चल रहा है। कुछ स्पेशल और मेजर अमेंडमेंट इसमें नहीं थी, इसको हाईलाइट किया जा सके। अब इस एक्ट का हमारे पास सेक्शन 13वां सेक्शन जो कि डिफाइन करता है इसकी डेफिनेशन को, वो कहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, ठीक है जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स। अब इसमें तीन चीजें शामिल होगी, दैट इज कॉल्ड नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, और उसके साथ साथ चेक की बात करें। ठीक हो गया। इंस्ट्रूमेंट्स का असल मतलब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, और निगोशिएबल का मतलब होता है दैट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, के एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किया जा सका हो, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। तो अगर हम सिर्फ अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की फीचर्स की तरफ जाते हैं, तो इसके मेन फीचर में सबसे पहला पॉइंट ये है कि दैट इज ट्रांसफर। इसी वजह से इसको निगोशिएबल का नाम दे दिया गया कि ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जब हम आगे फर्दर बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, प्रोमिसरी नोट की और चेक की, इसको हम इंडिविजुअली, इसके बड़े ही लिमिटेड सी आज इस पर डिस्कशन होगी, कुछ जनरल सी बातें हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात को स्टार्ट करता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, हम इसको स्टार्ट लेते हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसके फीचर्स में मैं अगर आता हूं, दैट इज अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है, कंटिन्यूस, दैट इज अनकंडीशनल ऑर्डर। ये क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, और किसके दरमियान? दो पर्सन के दरमियान, जिसमें नंबर वन ड्रॉर, और नंबर 2 इसमें कौन होगा? ड्रॉई होगा। ड्रॉर कौन होगा? दैट इज क्रेडिटर, जिसने पैसे लेने हैं वो बिल ड्रॉ करता है। और ड्रॉई कौन होगा? डेटर, ठीक है जी। ड्रॉई कौन होगा? वो डेटर होगा। ठीक हो गया जी। ड्रॉई कौन होगा? डेटर होगा, जिसके ऊपर क्या किया जाता है? बिल ड्रॉ किया जाएगा। तो ये हमारे पास आता है अनकंडीशनल ऑर्डर। ड्रॉर हमारे पास उसमें कौन है? क्रेडिटर, और ड्रॉई उसमें कौन है? डेटर। ठीक हो गया जी। तो ड्रॉर क्रेडिटर का मतलब है जिसने जिसने पैसे लेने होते हैं, और ड्रॉई उसमें डेटर है, इन शॉर्ट जिसने पैसे देने होते हैं। अब इसके दरमियान होता क्या है कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इन दो पार्टीज के दरमियान। अब इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल फॉर्म में अगर लेकर आता हूँ, तो हिस्टोरिकल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस हम किस तरह से करते हैं कि सपोज दैट, लेट्स सपोज कि आई एम अ क्रेडिटर, मैंने आपसे पैसे रिसीव करने हैं। अब पैसे रिसीव करने के पीछे क्या वर्किंग है हमारी? को क्रेडिट सेल्स हुई थी, या कोई पैसों का लेन देन, को पर्सनल था, व्हाटएवर। बट अभी फिलहाल इतनी बात करते हैं कि बात किसके अंदर आती है? इंडेटनेस की, के पैसों का लेन देन है। अब उसमें हुआ ये कि मैंने आपके ऊपर एक रिटर्न ऑर्डर लिखा, मैंने आपके नाम पे क्या लिखा? एक रिटर्न ऑर्डर लिखा। अब उस ऑर्डर में मैंने तीन चीजों को स्पेसिफाई किया कि आपने क्या करना है? एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करनी है, और एक स्पेसिफिक पर्सन को पे करनी है। अब वहां पर पर्सन में अपना भी लिखवा सकता हूँ, और अगर मैं अपने नाम की जगह चाहूं तो मैं किसी और का नाम भी लिखवा सकता हूँ। पॉइंट समझ आ गया? तो ये मेरे पास इस चीज की ऑप्शन है, बीइंग अ ड्रॉर। तो बिल को ड्रॉ करता है जो क्रेडिटर होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं, उसके पास इस चीज की ऑप्शन होती है कि वो क्या कर सकता है कि कुछ भी इसके ऊपर मेंशन करवा सकता है। स्पेसिफिक अमाउंट, जितने पैसों का आपस में लेन देन होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आपस में वर्बली कमिट कर चुके हैं, और किसको ट्रांसफर करने हैं पैसे, उस पर्सन का नाम उसमें मेंशन किया जाता है। नॉर्मली ड्रॉर अपना ही नाम उसके अंदर क्या करवाता है? स्पेसिफाई करवाता है, और एक ऑर्डर फॉर्म में इसको लिखा जाता है। अब ऑर्डर की वर्डिंग थोड़ी सी अगर मैं अपने पास से बता दूं, उसमें क्या होता है कि बाकायदा ऑर्डर डायरेक्शन दी जाती है कि पे करो द अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 के अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स के बाद टू मिस्टर, लेट मैं अपना नाम करता हूँ, मिस्टर सलमान को आप पे करो। जी, मैंने एक ऑर्डर बनाया, और ऑर्डर बनाने के बाद मैंने इसको भिजवा दिया किसके पास? ड्रॉई के पास, और मैंने ऑर्डर के ऊपर अपने साइन करके भिजवाया।
ड्रॉई के पास जब ऑर्डर जाता है, ड्रॉई उस ऑर्डर को पढ़ता है और वो सारी कंटेंट्स वेरीफाई करता है कि क्या वाकई में हमारी वर्बल कमिटमेंट्स ऐसे ही हुई थी, इतने ही पैसों की हुई थी, इतने ही टाइम की हुई थी। तो जो कमिटमेंट हमारी आपस में डिसाइड हो गई, ड्रॉई उसके ऊपर क्या करता है कि अपनी एक्सेप्टेंस देता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर कि ओके फाइन, आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड आई विल फॉलो द डायरेक्शन एज पर द गिवन इन द बिल। जो बिल के अंदर डायरेक्शन गिवन है मैं उसको फॉलो करूंगा। और वो अपनी एक्सेप्टेंस रिटर्न फॉर्म में एक सिग्नेचर की फॉर्म में एक्सेप्टेंस देने के बाद वो बिल वापस मुझे भिजवा देता है। मैंने बिल भिजवाना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ। बिल ड्रॉ किया और उसने इस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो बिल का ड्रॉ होना, बिल का एक्सेप्ट होना, ये एक आपस में रिलेशन बाइंड हो गया बिल के रेफरेंस से। और ड्रॉर के लिए अब वो क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। और ड्रॉई के लिए वो क्या बन गया, बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब है उसके लिए एसेट क्वालिफाई हो गया और बिल्स पेबल का मतलब है उसके लिए लायबिलिटी क्वालिफाई हो गई। ठीक है जी। अब कब तक की लायबिलिटी, जितने टाइम पीरियड का ये बिल है उतने टाइम पीरियड तक। अब इसके ऊपर लायबिलिटी और इसके लिए एसेट, इसने रिसीव करना है और इसने पे करना है इसको। क्लियर होगी बात। अब जो भी टाइम पीरियड इसमें डिसाइड हुआ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, व्हाटएवर द टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड आपस में डिसाइड हो गया इसका, तो टाइम पीरियड डिसाइड करने के बाद अब उस टाइम पीरियड तक का वेट किया जाता है। और फिर उस टाइम पीरियड का जब टाइम कंप्लीट होता है तो कंप्लीशन के बाद उसमें क्या किया जाता है जी, ग्रेस डेज ऐड किए जाते हैं, जो कि बाय लॉ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 3 ग्रेस डेज होते हैं। अब ग्रेस डेज हमेशा 3 ही होंगे। बिल का अपना टाइम बेशक 1 माह हो, 2 माह हो, 4 माह हो, 6 माह हो, 10 माह हो, जितना मर्जी बिल का टाइम पीरियड हो, लेकिन उसमें होगा ये कि 3 डेज का फिर हमने क्या करना है, ग्रेस डेज उसमें शामिल करनी है। सपोज दैट मैंने एक बिल ड्रॉ किया है 1 सितंबर के ऊपर, बिल ड्रॉ किया और 2 माह का बिल है। अब सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, 1 नवंबर उसकी डेट बनी और 1 नवंबर में मैंने 3 ग्रेस डेज ऐड करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, 4 नवंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो 4 नवंबर की डेट अब मेरे पास क्या होगी, एक स्पेसिफाइड डेट है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। वो आपके लिए क्या कहलाती है, मैच्योरिटी डेट कहलाती है। क्लियर होगी बात जी। अब मैच्योरिटी डेट के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं बिल दोबारा से ड्रॉई को क्या करूंगा, प्रेजेंट करूंगा कि जी आज से 2 माह पहले आपकी मेरी ये कमिटमेंट हुई थी और आपने इसके ऊपर ये मेरे साथ कमिट किया था कि आफ्टर द 2 मंथ्स यू विल पे टू मी, आप मुझे पैसे पे करें। अब अगर तो मुझे वो इस बिल के ऊपर पेमेंट कर देता है इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए, तो इसका मतलब बिल ऑनर हो गया। ऑनर का मतलब है बिल मेच्योर हो गया, बिल ऑनर हो जाना। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। अगर पेमेंट मेड हो जाती है तो उसको हमने लॉन्ग लैंग्वेज में क्या कह दिया, बिल मेच्योर हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अजान स्टार्ट हुई है, अभी 2 मिनट का वेट करते हैं, अजान के बाद इंशाल्लाह। हम बात कर रहे थे जी कि पेमेंट मेच्योर, बिल मेच्योर हो गया उस डेट के ऊपर। और अगर उस डेट के ऊपर, जो डेट हमने बिल की बनाई, अगर उस डेट के ऊपर पेमेंट नहीं होती तो इट मींस दैट कि बिल उस डेट के ऊपर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया, इसका मतलब कि अब उसके ऊपर पेमेंट नहीं है, अब उस बिल की एग्जिस्टेंस वहां पर खत्म हो गई। अब फर्दर मोर अगर दोबारा से कोई पैसों का लेन देन कमिट होता है तो फिर वो नए बिल के ऊपर बात होगी, वो बिल वहां पर क्या हो गया, बिल खत्म हो गया। इसको एक रफली से एक छोटी सी स्टोरी हमने राइट डाउन की। अब केसेस ऑफ द बिल की बात करते हैं। केसेस ऑफ बिल के एक ड्रॉर जब बिल ड्रॉ कर देता है तो बिल ड्रॉ करने के बाद और बिल के मेच्योर होने से पहले उसके पास 4 ऑप्शन होती हैं कि उस बिल के साथ वो 4 डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकता है। अब 4 सिनेरियोज में सबसे पहला सिनेरियो क्या है, नंबर 1 इज कॉल्ड बिल रिटेन करता है। रिटेन करने का मतलब होता है कि बिल को अपने पास संभाल के रखे टिल द ड्यू डेट ऑफ द बिल, कि जब तक बिल की ड्यू डेट नहीं आ जाती तब तक वो बिल को अपने पास क्या करेगा, संभाल के रखेगा। नंबर 2, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कि बिल बैंक को भिजवा दिया, किस पर्पस के लिए, कलेक्शन पर्पस के लिए। बैंक आपके लिए एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक आपके लिए क्या करता है, एजेंसी सर्विसेज, यानी कि एज अ एजेंट आपके लिए काम करता है। तो जब बैंक आपके पास एज अ एजेंट काम कर रहा होता है तो आप फिर बैंक को भिजवाते हो और बैंक को इस चीज की डायरेक्शन देते हो कि इस बिल की ये स्पेसिफिक डेट है और इस डेट के ऊपर आपने जाकर क्या करना है, तो उससे बिल कलेक्ट करके लेकर आना है और पैसे लाकर मेरे अकाउंट में आपने डिपॉजिट कर देना है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नंबर 3 हमारे पास आता है जी एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट किसे कहते हैं, बाकायदा तौर पर, लीगल तौर पर मैं पेमेंट रिसीव करने का राइट अगर अपनी जगह पर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देता हूं तो इट मींस दैट कि मैंने क्या कर दिया, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल कर दी। बिल के ऊपर नाम मेरा मेंशन है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि मैं बिल की बैक साइड के ऊपर एक नई डायरेक्शन लिखता हूं कि पे टू मिस्टर उस्मान, कि मिस्टर उस्मान को पे कर दो
और उसके पीछे साइन करके वो मैं बिल किसको दे देता हूँ, मिस्टर उस्मान को दे देता हूँ। अब इसका मतलब उस बिल की होल्डिंग, बिल का ऑनर कौन हो गया, मिस्टर उस्मान हो गया। नाउ द मिस्टर उस्मान हैव अ राइट टू रिसीव द अमाउंट, फिर मिस्टर उस्मान के पास राइट है तो वो क्या करेगा, बिल के ऊपर अमाउंट रिसीव करेगा। ही इज कॉल्ड एंडोर्सी, ठीक हो गया। वो एंडोर्सी है, मैंने बिल एंडोर्स किया है, आई एम एंडोर्सर, मैं ड्रॉर भी हूँ और मैं उसके साथ एंडोर्सर हूँ, और जिसको मैंने बिल एंडोर्स किया ही इज कॉल्ड एंडोर्सी। और एंडोर्सिंग होने के साथ साथ अब इसके अंदर एक तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाएगी और वो क्या कहलाती है, पेई। पेई का मतलब होता है हु विल रिसीव द अमाउंट। अगर ड्रॉर खुद रिसीव करे तो ड्रॉर खुद ही पेई है, और अगर एंडोर्सी पैसे रिसीव करता है तो वो एंडोर्सी होने के साथ साथ क्या कहलाएगा, पेई का नाम भी उसको दिया जाएगा। पेई मींस पैसे रिसीव करने वाला। यहाँ पर थोड़ी सी अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि पेई शायद पे करने वाले को कहते हैं, पेई यहाँ पर पैसे रिसीव करने वाले को कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। और नंबर 4 और लास्ट केस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, अब ये डिस्काउंटिंग किसे कहा जाता है, अब इसको भी सुन लें। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं कि आपने क्या किया कि 3 साल, आपने 3 माह का बिल डिसाइड किया, आपने सपोज दैट कि 3 माह का टाइम पीरियड डिसाइड हुआ और 3 माह के बाद पेमेंट रिसीव करनी है आपने, बट आपको पैसों की जल्दी जरूरत है। अब जब बिल के ऊपर अगर 3 माह का टाइम डिसाइड हो गया तो अब आप उस पर्सन से तो पैसे जल्दी डिमांड नहीं कर सकते। फिर आपके पास एक ऑप्शन दिया कि आप अपने बैंक के पास चले जाते हैं और बैंक में जाकर आप ये कहते हैं कि ये आप उनको बिल दिखाते हैं कि ये एक बिल है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन है, मैंने उससे स्पेसिफिक अमाउंट उससे पैसे रिसीव करने हैं मैंने, और वो आपने उसको मेंशन कर दिया। ठीक हो गया जी। मेंशन करने के बाद आप अगला काम आपने क्या किया कि बिल बैंक को दिखाने के बाद आपने बैंक को कहा कि आप एक काम ये करें कि आप ये बिल रख लें और आप मुझे अभी पैसे दें, और बैंक को कहा कि 3 महीने के बाद आप जाके उस पर्सन से पैसे रिसीव कर लीजिए। बैंक सबसे पहले तो इस बात को वेरीफाई करता है कि क्या ये बिल जेन्युइन है या नहीं है, और अगर बिल जेन्युइन है, अगर कंफर्म हो जाता है तो बिल जेन्युइन होने के बाद फिर क्या करता है कि बैंक इस बात पर एग्री होता है कि हम आपको पैसे तो दे देते हैं और हम खुद पैसे रिसीव करेंगे, लेकिन बैंक यहाँ पर ये कहता है कि मुझे इस चीज का क्या बेनिफिट होगा। तो फिर इस चीज का बेनिफिट क्या होगा, तो हम बैंक को फिर ये कहते हैं इट्स ओके फाइन, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट इसमें से एज अ डिस्काउंट काट लें। यानी कि अगर 5,000 रुपए का बिल है तो आप मुझे 5,000 के बजाय 4900 दे दें या 4800 दे दें या 4700 दे दें, जो दोनों की म्यूचुअल डिसाइड होती है आपस में। और फिर वो पैसे जो आप छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट बाय योर साइड, आपके लिए वो डिस्काउंट अलाउड है, और बैंक के लिए वो क्या कहलाता है फिर डिस्काउंट रिसीव, बैंक की वो इनकम है। और बैंक ने जो 3 माह वेट करना है तो डेफिनेट सी बात है फिर बैंक को ये बेनिफिट होगा कि वो आपको 47 देगा और आगे से जाके 5000 रिसीव करेगा, तो वो 300 रुपए बैंक की अपनी इनकम बन जाती है। क्लियर होगी बात जी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाती है। क्लियर होगी बात। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक टर्म आती है रिबेट की। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेट? रिबेट इज द सेकंड नेम ऑफ आल्सो अ डिस्काउंट। ये भी एक डिस्काउंट है, बट दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। सपोज दैट कि मैंने बिल ड्रॉ किया, 3 माह का ड्रॉ किया, उस पर्सन ने एक्सेप्ट किया, अभी 1 माह गुजरा और वो पर्सन खुद चल के मेरे पास आ गया कि जी डिसाइडेड तो हमारे 3 माह है, अगर मैं आपको 1 माह के बाद ही पेमेंट कर दूं तो क्या आप मुझे इसमें कोई बेनिफिट देते हैं? तो मैं उससे कहता हूं इट्स ओके फाइन, मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो बेसिकली उस डिस्काउंट को फिर हम बिजनेस लैंग्वेज में रिबेट का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। फिर जितना बिल की अमाउंट होगी फिर उसके ऊपर 5%। लेकिन ये वन थिंग मोर, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जो रिबेट होता है वो हमेशा टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। 3 माह का बिल था, लेकिन 3 माह में से तो 1 माह तो गुजर चुका है, अब पीछे पेमेंट कितने माह अर्ली हो रही है तो उतने माह का रिबेट आपने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब अगर 5% का रिबेट मैंने दिया है, 5% को मैंने रिबेट दे दिया, तो 5% फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स की कैलकुलेशन इसके ऊपर आपने करनी है। तो इस सिचुएशन को फिर आप क्या नाम देते हैं, रिबेट की सिचुएशन का आपने इसमें नाम दे दिया। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, रिबेट के बाद अब वो क्या कहता है जी, ये केसेस हो गया, रिबेट की टर्म हो गई। अब इसमें एक और रोल आता है दैट इज कॉल्ड नोटरी पब्लिक का नाम। ठीक है जी। अब नोटरी पब्लिक एक इदारा है और इसका रोल हमारे पे क्या है, अब उसको भी जरा सुनिए। नॉर्मली ये ज्यादातर सिचुएशन आती है एंडोर्समेंट के केस में या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कि आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया, बिल दे दिया बैंक को। अब बैंक से जब बिल डिसऑनर होता है तो बैंक वापस मेरे पास आएगा, क्योंकि बिल तो मैंने दिया था बैंक को। बैंक कहते नहीं मुझे आगे से पेमेंट नहीं मिली, बैंक आकर मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा और वापस अपने पूरा 5,000 रुपया काट के ले जाएगा और मुझे बिल का बता देगा कि इन्फॉर्म कर देगा कि बिल डिसऑनर हो। अब मैंने अगर उस पर्सन के खिलाफ कोई लीगल एक्शन टेक करना है, मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट डायरेक्टली मेरे उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे उस केस को एक्सेप्ट नहीं करता। उसके दरमियान कोर्ट के और हमारे दरमियान फिर एक और चैनल इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड नोटरी पब्लिक का एक इदारा है। फिर हम उस इदारे के पास जाते हैं और उसको जाकर अपनी सारी स्टोरी बताते हैं कि ये इस तरह का पार्टी है, ये पर्सन ड्रॉइंग था, मैं ड्रॉ था, मैंने बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, ये टाइम पीरियड था,
आपकी उसकी मेच्योरिटी डेट बनी तो हम गए हैं तो उसने हमें पेमेंट दी। नोटरी पब्लिक पे क्या करता है कि अपनी इसके ऊपर सारी वेरिफिकेशन करता है और वेरिफिकेशन करने के बाद हमसे कुछ इसकी अपनी फीस चार्ज करता है और बिजनेस लैंग्वेज में उस फीस को हम लोग नोटिंग चार्जेस का नाम देते हैं। बिजनेस लैंग्वेज में हम उसको नोटिंग चार्जेस का नाम देते हैं। तो नोटिंग चार्जेस चार्ज करने के बाद हमारे इस पूरे केस को वो अप्रूव कर देता है अगर उसको फील होता है कि ये जनवन है और नोटरी पब्लिक उसके ऊपर अपने स्टैम्प कर रहा है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको अप्रूव कर देता है और जब अप्रूव हो जाए फिर हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट हमारे इस केस को फिर क्या करता है एक्सेप्ट करता है और फिर आगे फर्दर हमारी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है इसको। तो ये हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक मेजर टर्म्स थी सारी की सारी जो हमने आपके साथ इसमें डिस्कस की मैंने इसमें सारी। अब इसमें एक टर्म और फर्दर आती है, एक टाइप आती है दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल की बात करते हैं। अब अकोमोडेशन बिल हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से सुनिए इसको। अकोमोडेशन बिल की बात करते हैं। अकोमोडेशन का वर्ड निकला अकोमोडेट करने से। अकोमोडेट करने का मतलब है हेल्प करना, ठीक है जी, किसी की मदद करना, उसकी बात करते हैं। सपोज दैट कि आप और मैं दो पार्टीज, आपको भी 5,000 रुपए की जरूरत है, मुझे भी 5,000 रुपए की जरूरत है। पैसे ना इस वक्त आपके पास है, पैसा ना इस वक्त मेरे पास है, पैसों की हमें जरूरत है, लेकिन हम दोनों को इतना पता है कि 3 माह के बाद हमारे पास पैसे अरेंज हो जाएंगे, हमने किसी से पैसे रिसीव करने, वो पैसे हमें आ जाएंगे 3 माह के बाद। अब आपने क्या काम करना है, सपोज दैट मैंने आपके साथ ये डिसाइड किया कि आप एक काम करें कि आप मेरे ऊपर 10,000 रुपए का बिल ड्रॉ करें। आप मेरे ऊपर क्या करें, 10,000 का बिल ड्रॉ करें। मैं उस बिल को एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने के बाद बिल आपको वापस कर दूंगा। इसका मतलब बिल मेरे पर ड्रॉ हुआ, आप ड्रॉर बन के, मैं ड्रॉई बन गया और 3 माह का बिल डिसाइड हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस बिल को लेकर बैंक में चले और बैंक से जाकर इसको डिस्काउंट करवा कर अभी पैसे रिसीव करें। 10,000 रुपए के ऊपर मैक्सिमम 100, 200, 300 जो डिस्काउंट बना वो कटवा के 10,000 रुपए आपके पास आ गया। अब आपके साथ मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, आधे पैसे मुझे दे दें, आधे पैसे आप रखें, अपनी वक्ती जरूरत आप भी पूरी करें, वक्ती जरूरत मैं भी पूरी करता हूँ। 3 माह के अंदर अंदर आपके पास भी पैसे अरेंज हो जाएंगे, मेरे पास भी हो जाएंगे, मैं अपने पैसे मजीद अपने अरेंज कर लूंगा, आप मुझे बकाया पैसे भी दे दीजिएगा ताकि मेरे पास पूरा 10,000 हो जाए और फिर मैं टाइम पर जाकर बैंक को पेमेंट करके अपनी हमारी वर्किंग इस चीज को कंप्लीट कर लूंगा। तो दिस सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ बिल इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल की बात करते हैं। अकोमोडेशन का मतलब हमने एक दूसरे को क्या किया, अकोमोडेट किया, एक दूसरे को हेल्प आउट किया। के बाद अब इसमें फिर बहुत वक्त ऐसा होता है कि अकोमोडेशन के अंदर मामला बने, पैसे नहीं अरेंज हो पाते, तो फिर इसमें रिन्यूअल ऑफ द बिल के से एक काम जाता है। अकोमोडेशन की बात तो समझ आ गई। अब इसमें एक और टर्म आती है रिन्यूअल ऑफ द बिल। मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया, 3 माह का टाइम था हमारा, डिसाइड हुआ। 3 माह के बाद जब आपके पास पेमेंट लेने के लिए आया, आपके पास पेमेंट नहीं अरेंज हो चुकी थी, आपने वहां पर मेरे से रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर दें, लेकिन उसमें फिर एक टर्म ये डिसाइड होती है कि नया बिल तो मैं ड्रॉ कर दूंगा उतने पैसों में, लेकिन अब अगर आप मेरे से मजीद टाइम मांग रहे हैं तो उसकी मुझे कंपनसेशन क्या मिलेगी। तो वो कहते हैं ठीक है जी, अब आप एक काम करेंगे, जो पुराना बिल था उसके पैसों में आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के तौर पर ऐड कर लें, 2, 4, 5, 10%, जो वट हमारी डिसाइड आपस में होगा। तो फिर पुराने बिल की अमाउंट में वो इंटरेस्ट ऐड करके फिर क्या किया जाता है, बिल को रिन्यू कर लिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल इस तरह से की जाती है। और अगर उसमें कुछ पैसे फर्दर बहुत तक ऐसा भी होता है कि फुल पेमेंट ऑफ बिल तो नहीं कर पाए, बिल डिसऑनर हो गया, लेकिन पार्शियल पेमेंट कर दी ताकि थोड़ा सा बैलेंस कम हो जाए और जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया उसके ऊपर दोबारा से बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या कहलाती है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक और अजान हो रही है जी, इस अजान का भी वेट करते हैं और फिर आपके साथ यहाँ तक का क्वेश्चन सेशन